ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन मेरा अंदाज़ा ये है कि शायद हम एक ग्लोबल वॉर की तरफ हम जा रहे हैं, जिसमें वर्ल्ड वॉर की तरफ जाए, जिसके अंदर ना चाहते हुए भी ये लोग जैसे कहते हैं कि नहीं हम अवॉइड कर लेंगे जंगों में, जैसे ईरान का था कि हम जंग अवॉइड कर सकते हैं, तो लेकिन दे ऑलमोस्ट गॉट ड्रैग्ड इनटू इट, वो उनको खींच लिया गया है। इसी तरह से मेरा अंदाज़ा ये है कि इसमें अमेरिका भी आ जाएगा, इसमें रूस भी आ जाएगा, इसमें चीन भी आ जाएगा, इसमें ब्रिटेन, यानी सारे इसमें, जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर सिर्फ 2 मुल्कों से शुरू हुई थी और वो जब ख़त्म हुई तो 76 ममालिक 76 कंट्रीज उसमें इन्वॉल्व थे। तो इसी तरह से मेरा अंदाज़ा ये है कि ये जो है हम एक बहुत बड़े ग्लोबल क्राइसिस की तरफ जा रहे हैं। वर्ल्ड वॉर 3 आती हुई देख रहे हैं। मुझे लगता है कि ऐसा है, होगा कुछ ना कुछ। दूसरा जो एक इसके अंदर बुरी चीज़ नज़र आ रही है वो ये कि एक मैंने पिछले 2-3 साल से मुसलसल एक बात कही है कि एक जंग जिसमें कन्वेंशनल वेपन्स कम इस्तेमाल होंगे, यानी लोग तोपों का, गोलों का, मिसाइलों का, बंदूकों का इस्तेमाल कम करेंगे, बल्कि उसमें बायोलॉजिकल वेपन्स होंगे। उसके अंदर जैसे खाने का जो है वो बहरान नहीं जाती जाएगा कि जिनके पास खाना वो खाना दूसरों का रोक देंगे, कमोडिटी क्राइसिस होगा। साथ साथ क्या होगा कि एनर्जी क्राइसिस आएंगे, तो उसमें पेट्रोल और गैस को जो है वो लोग यूज़ करेंगे कि जो ऑयल सप्लाइज कंट्रीज़ हैं वो ऑयल सप्लाई बंद करें, जिसकी वजह से आपको पता दुनिया चल रही है उस पर। सिर्फ कारें नहीं हैं बल्कि पूरा निज़ाम बहुत से ममालिक का उसी के ऊपर बेस करता है। इसी तरह से पेट्रोलियम के साथ साथ नेचुरल गैस जो है उसका आपको पता है कि यूरोप सबसे बड़ा यूज़र है इन द वर्ल्ड। 70% ऑफ द वर्ल्ड्स नेचुरल गैस इज़ यूज्ड इन यूरोप, स्पेशली इन विंटर। तो 70% दुनिया की जो गैस है वो यूरोप में इस्तेमाल होती है क्योंकि इनकी बाइंग पावर ज़्यादा है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने डॉलर को वेपनाइज किया, इन्होंने डॉलर को हथियार बना दिया। जब हथियार बनाया तो फिर क्या होता है कि हर आदमी उस हथियार का तोड़ सोचता है। इनके पास बंदूक है तो मैं भी बंदूक ले लेता हूँ, इनके पास तलवार है तो मैं भी तलवार ले लेता हूँ, इनके पास अभी इन्होंने तोप ले लिया, ये मिसाइल ले आए हैं तो मुझे भी मिसाइल चाहिए, इनके पास एटम है तो मुझे भी एटम चाहिए, अब ये न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर चुके हैं तो मैं न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर लेता हूँ। तो इसी तरह से क्या हो रहा है कि अब लोग इसी अक्टूबर के अंदर मीटिंग है बहुत बड़ी जो 22 से 24 अक्टूबर को होने वाली, जिसके अंदर रशिया के अंदर ब्रिक्स की मीटिंग है, जिसके अंदर नई इकोनॉमी, नई करेंसी के ऊपर बहसें हो रही हैं कि डॉलर को हमने डी-डॉलराइजेशन करना है। इन्होंने इसको हथियार बनाया तो हम उसके मुकाबले में हथियार बनाएंगे, हम नई करेंसी लाएंगे जो कि गोल्ड बैक्ड होगी और हम इनको इकोनॉमिकल क्राइसिस में डाल देंगे। फिर बाद में उन्होंने उसको कर दिया ब्रिक्स में साउथ अफ्रीका को शामिल किया, हमें एक अफ्रीकी मुल्क भी चाहिए। तो आइंदा जो है ये बिगेस्ट इकोनॉमीज होंगी और ये इसमें कुछ और ममालिकों ने शामिल। अक़वाम मुत्तहिदा के पैरेलल है ये, क्या है ये बेसिकली नेटो के पैरेलल है, नेटो के पैरेलल और अमेरिका का जो ब्लॉक है उसके मुकाबले में बनाया जा रहा है। नेटो और अमेरिका यानी हथियार के लिहाज से भी और इकोनॉमी में IMF और वर्ल्ड बैंक और ये अमेरिका का जो पूरा सिस्टम, पूरा इस दुनिया में जो अमेरिका की हेजेमनी है उसको तोड़ने के लिए एक नया पूरा का पूरा मोनोपोली को तोड़ने के लिए बनाया गया है। तो इस क्या ये ब्रिक्स के मार्ज वजूद ऑलरेडी आ गया, लेकिन जब ये मुतहरिक होगा तो हम ज्यादा फ्रिक्शन देखेंगे ऑन ग्लोबल स्केल, या क्या होगा? अब क्या होगा कि लोग शिफ्ट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे पिछले साल मीटिंग की तो उन्होंने जो है वो कुछ नए मेंबरान बनाए, उसमें 6 नए मेंबर बनाने थे, जिसमें ईरान था, सऊदी अरब था, UAE, मुत्तहिदा अरब इमारात। तो ऐसे सिनारियोज और ऐसे हालात बनेंगे कि जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है उनका एक पोलिटिकल, इकोनॉमिकल, फिर मीडिया के जरिए उसको कंट्रोल किया जाता है और फिर एक यानी मुख्तलिफ हथियार इस्तेमाल करते हैं। तो अभी जैसे बहुत से ममालिक ने, जैसे अफ्रीका के 8 ममालिक ने रूस को निकाल दिया, उसको फ्रांस को निकाला, रूस को ले आए ब्रिक्स में से, यानी तो अब वो ऐसे उनको मेंबरशिप मिलेगी वहाँ पे। फिर वो रूस प्लांट लगा रहा है, एनर्जी प्लांट लगाएगा, फिर न्यूक्लियर प्लांट लगाएगा। उनको 25,000 टन गंदम मुफ्त दी है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर जो है गंदम का वो रूस है। तो वो क्या भाई हम आपको, वो फ्रांस नहीं कर रहा था, हम आपके लिए वो करेंगे। फिर आपका सोना निकलता है, हम आपको क्या करेंगे कि सोना आप ही कैसे निकालेंगे, आप ही क्या फैक्ट्रीज बनेगी जो आप मिसाल के तौर पर 20 करोड़ डॉलर का सोना बेच देते थे और वो 20 अरब डॉलर का जो है बन जाता था जब चला जाता था, क्योंकि वो कहते थे मट्टी है जब ये भट्टी में रिफाइन होगी, इसको आग में जल के कुंदन बनेगा तो होगा, तो फिर हम ये इसकी कीमत निकलेगी, वो आपके पास नहीं है। तो हम इसको लेके जा रहे हैं फ्रांस, हम इसको लेके जा रहे हैं बरतानिया, हम लेके जा रहे हैं अमेरिका, हम जर्मनी, बेल्जियम, तो हम इसको बनाएंगे। तो अब वो कह रहे हैं कि नहीं, चाइना और रशिया कह रहे हैं हम आपके यहाँ फैक्ट्रीज लगाएंगे, हम लेंगे शेयर, लेकिन मेजॉरिटी शेयर आप ही को मिलेगा। ये नहीं है कि 2%, 2-4% आपको मिल जाएगा, बाकी सारा हम खा जाएंगे। हम आपको 50% ज़्यादा आप खाएंगे और अफ्रीकी ममालिक को तरक्की देंगे। तुम्हारा लिए ये सब जो है अब वो ईस्ट की तरफ, लुक ईस्ट, जो पूरा का पूरा शिफ्ट ऑफ पावर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इट्स अ शिफ्ट ऑफ पावर। क्या हो रहा है कि हम मगरबी दुनिया से मशरकी दुनिया की तरफ 600 साल से 650 साल से तकरीबन जो मगरबी दुनिया का कंट्रोल है पूरी दुनिया पे, ग्लोबल अर्थ यानी ज़मीन को अर्ज पे, वो अब हम खत्म होता देख रहे हैं। और हम ये देख रहे हैं कि अब ये पूरा का पूरा शिफ्ट होगा और शिफ्ट होने के बाद ये किसी यूनिपोलर सिस्टम में नहीं जाएंगे, यानी एक कुदरत सबको कंट्रोल नहीं करेगी, बल्कि कई जो हैं वो ममालिक इन चीज़ों को कंट्रोल करेंगे। क्योंकि आपने पिछली गुफ्तगू में आपने फरमाया था कि जो मिडिल ईस्ट है इसके हालात ख़राब से ख़राब तो होते जाएंगे, जो कि हमने देखा है कि हुआ है। अब इस बारे में ईरान की इन्वॉल्वमेंट के बारे में बहुत सारे अहबाब का ख्याल ये है कि इसकी इन्वॉल्वमेंट बर वक्त हुई है, बहुत सारे अहबाब कहते हैं कि लेट हुई है। आपकी क्या राय है इस बारे में? अच्छा देखिए, मैं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता जिससे कि एक लोगों के अंदर
बहुत से बदगुमानियाँ पैदा हों। सबसे अहम चीज़ ये है कि अभी बदगुमानियों का शिकार नहीं होना चाहिए, लेकिन क्योंकि यानी हम एतमाद रखें आपस में, दूसरे से मोहब्बत और एक इत्तेहाद और क़ुव्वत का सबब बने। लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी रीडिंग ये थी, और मैं पिछले साल से ही ये कहना शुरू हो गया था कि जब वो ईरान के यानी जंग से पहले ही उन्होंने ईरान के साइंसदानों को, इसराइल ने, अमेरिका ने साइंसदानों को, खासतौर से मोसाद ने मारना शुरू कर दिया था। साइंसदानों को मारा, उनके जर्नलों को मारना शुरू किया, सब कुछ शुरू किया अमेरिका इसराइल ने। तो मैंने उस वक्त कहा था कि भाई इनको क्या करना चाहिए कि ये फ़ौरन रिएक्शन दें। हमें इसी हफ्ते पता चला है कि अभी ईरान ने ऐलान किया कि हम अमेरिका के साथ सारे नेगोशिएशंस जो हैं वो तोड़ रहे हैं, जो डायरेक्ट नहीं थे, इनडायरेक्ट थे। कतर के ज़रिए, ओमान के ज़रिए, बिहाइंड द सीन्स से, स्विट्ज़रलैंड के ज़रिए, मुख्तलिफ ममालिक के ज़रिए वो उनके साथ नेगोशिएट करते थे या उनके साथ राब्ते ताल्लुकात बाकी थे, बरकरार थे। तो अब ईरान ने ऐलान किया कि ये जितने भी ताल्लुकात थे हम ये तोड़ रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि ये धोखा हमें दे रहे हैं। तो वो बार बार क्या कह रहे थे, वो एक ही धोखा दे रहे थे, रिस्ट्रेन का। आप रुक जाएं, अभी हमला ना करें, अभी फ़ौरन रिएक्शन ना दें, रद्द अमल ना दें, हम रोक लेंगे, हम अभी रिवर्स करवा दें, हम अभी रुकवा देंगे, सीज़ फायर हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये वो पहले से मुसलसल बातें वो झूठ बोल बोल के ईरान को धोखाते चले जा रहे थे कि भी हम आपको इसका कुछ ना कुछ फ्रूट, फल मिलेगा आपको। ईरान ने अपने दुश्मन पर भरोसा करके धोखा खाया है, लेकिन एक बहुत बड़ा ईरान को फ़ायदा ये हुआ है कि अब दुनिया का कोई आदमी ईरान को ये इल्ज़ाम नहीं दे सकता कि ईरान जंग चाहता था। तो अब ईरान ने देखा कि नहीं, ये नहीं हो रहा। जब कुछ शहादतें हुई या कुछ ऐसे वाक़यात हुए, जिसके बाद फिर ईरान ने रिएक्शन दिया और फिर लोगों ने उसको पसंद किया, और फिर उसका उनको पॉजिटिव या मुस्बत जो है वो समर नज़र आया कि भाई नहीं, हमें रिएक्शन देना चाहिए था। और अभी वो कह रहे हैं कि भाई वो अपनी फेस सेविंग के लिए, सिर्फ अपना चेहरा बचाने के लिए जो है वो इसराइल हमला करेगा ईरान के ऊपर, और ईरान को रिएक्शन नहीं देना चाहिए। अमेरिका ने उनको पैगाम दिया, तो ईरान ने कहा नहीं, अगर वो हमला करेगा तो हम उसको, जो भी हमने हमला किया उससे कई गुना ज़्यादा उसको रिएक्शन देंगे। तो ये पहले से करना चाहिए था। बात यहाँ तक, हाँ, यानी बात यहाँ तक ना पहुँचती। देखिए, रुद्दुल हसरा रुद्दुल हजरा मिन है, तो ये जो नजर में मौला अमीर इस्लाम का फरमान हदीस है, आप फरमाते हैं कि जहाँ से पत्थर आए उसे वहीं पे पलटा दो, क्योंकि शर बगैर शर के नहीं रुकता। जब तक आप किसी को इनका जवाब पत्थर से नहीं देंगे वो बाज नहीं आएगा। तो अब क्या हुआ कि ईरानी, जो इंसान खुद नेक होता है ना, वो समझता है कि ये मेरे साथ नेकी ही कर रहा है, या ये मेरे साथ भलाई से पेश आ रहा है, या ये सच बोल रहा होगा, हम क्योंकि ऑनेस्ट हैं, हम सच्चे हैं, तो ये भी हमारे साथ सच बोल रहा होगा। और ये सोचता है कि भाई हमें कह रहे हैं कि नहीं, अब आप अभी हमला ना कीजिएगा, आप अभी जवाब ना दें, हम रुकवा देंगे, हम माफ़ी मंगवा देंगे, या हम रिएक्शन नहीं होने। और वो करते 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 यहाँ तक उन्होंने बताया कि उन्होंने इतने जो है बड़े बड़े शख्सियात को, फिगर्स को, मजहबी अस्करी क़ुव्वतों के और साइंसी जो दानिश्वर थे, उन सबको जो है उन्होंने एलिमिनेट कर दिया, उन्हें शहीद कर दिया। तो जिसके नतीजे के अंदर जो है आज लोगों के अंदर एक गम गुस्सा है, एक नफ़रत है, एक मायूसी और एक बेसबाती और शक की वो कैफियत पैदा हो रही है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि शक ना करें, यानी ये मिस्टेक थी, ये जानबूझ के नहीं। जैसे लोग अभी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, ये बिके हुए थे और इन्होंने पैसे खा के जो है वो सब कुछ किया। उसमें कुछ ईरानियों ने भी कहा कि भाई हमने कुछ जासूस पकड़े हैं, सही है, लेकिन ये क्या शक करना कि नहीं, जर्नैल बिके हुए थे, सब कुछ बिका, सारा सिस्टम, सारा का सारा सिस्टम बिका हुआ था और इन लोगों ने जानबूझ के अपनी शख्सियत को मरवा दिया, ये गलत है। ये गलत है, ऐसा नहीं हुआ है। उसमें चंद अफराद अगर कोई इन्होंने जासूसी की हो तो वो और हैं, ठीक है, अंदर ही के लोग थे जिन्होंने जासूसी की, लेकिन ये ओवरऑल जो एक परसेप्शन हो रहा। अभी देखें, कई मिलियन, 2 यानी 2.5 मिलियन के करीब गज़ा में लोग बेघर हो गए हैं, और 1.5 से 2 मिलियन के करीब अभी इस वक्त लुबनान में लोग बेघर हो गए हैं। तो ये हालात ख़राब हो रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों के अंदर एक बहुत ज़्यादा गम गुस्सा, एक शदीद यानी कह लें कि मायूसी, और वो यानी हर आदमी, बच्चा भी ये सवाल कर रहा है कि तकलीफ़ में है, बच्चा भी, हम कहीं पे जा रहे हैं ना, मुझे ये सवाल कर रहा है कि अब हमें क्या करना चाहिए, हम क्या करें। तो मैं सबसे कहूँगा इमोशनल नहीं हो, जितना कर सकते हैं अपने तौर पे आवाज़ से बदल करना, उनकी मदद करना, और उनके लिए खुद अपने आप को इतना मजबूत करना कि क्योंकि अभी मेरा अंदाज़ा ये कि अभी हालात मज़ीद बदतर होंगे। अच्छा, हाँ, मज़ीद बदतर होंगे। तो उसमें क्या होना चाहिए कि हमें बेहतर होने से पहले भी काफ़ी बदतर होंगे। तो उन बदतर हालात के अंदर हमें पहले से नफसियाती, रूहानी, जिस्मानी लिहाज से और हर लिहाज से मगर इससे पहले तैयार होना चाहिए। आइंदा क्या होने वाला है उसकी तरफ जाएं। अभी हम पूरा रिकैप करते हैं कि हम करंट सिचुएशन से क्या गुजरे। मसलन ये है कि अभी लेबनान की जो सूरत हाल है, हिजबुल्लाह के लाल से सैयद हसन नसरुल्लाह की शान, उसके बारे में आपकी व्यूज़ बताएं। अच्छा, देखिए, जो कुछ हुआ है उसके मैं आपको ये सिंपल सा ये कहूँगा कि किसी भी अगर जब एक निज़ाम बना लिया जाता है ना, एक सिस्टम बन जाता है, तो उस सिस्टम के नतीजे में याद रखें कि शख्सियात चली जाती हैं, उनको रिप्लेस करने वाले शायद इतने मजबूत ना हों, उतने जहांदीदा और उतने बावकार और उतने करिश्मेटिक, करिश्माती शख्सियत के मालिक ना हों, या उतने वेल स्पोकन ना हों। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिस्टम बैठ जाएगा, ख़त्म हो गया। सिस्टम चलता रहेगा और ये सारी तंजीमें चलती रहेंगी, और एक सिस्टम जो बन गया है वो बाकायदा मुकाबला कर रहा है और मुकाबला होता रहेगा। तो इसलिए ये मैं बहुत बातें खुल के नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं यानी इतना ज़रूर कहूँगा कि नाउम्मीदी जो है वो ना फैलाएँ, क्योंकि यानी अभी वो वक्त नहीं आया कि हम नाउम्मीद हो जाएँ। यानी अभी सिस्टम इतना मजबूत है कि
रिएक्शन जो है वो जितना लोग समझ रहे हैं, जितना दुश्मन एक फैलाने की कोशिश कर रहा है, खुद दुश्मनों में बहुत ज़्यादा इस वक्त बेयकीनी की कैफियत है, शुबह शुबहा की कैफियत है, और ख़ुद उनके अपने सियासतदानों से लोग सवाल कर रहे हैं कि भाई उनके जो हैं लीडर मारे जा रहे हैं और वो फ्रंट लाइन पे लड़ रहे हैं, और आप लोग तो बंकरों में बैठे हुए घुस के छुपे छुपे बैठे हैं, और ना आपके बच्चे कहीं पे फ्रंट लाइन पे हैं। तो ये किबला, आज दोपहर को आपने एक वाकया बताया था सईद सिस्तानी के बारे में, दाइश के बारे में, जब ख़त्म होगी तो वो मैं चाहूँगा कि आप दोबारा। ये कई साल पहले की बात है कि जब दाइश के खिलाफ फतवा दिया सईद अली सिस्तानी ने, मरजा शियान जहान, उन्होंने फतवा दिया कि भी हर ख़ानदान से एक आदमी दाइश के मुकाबले के लिए इराक़ में जाए। फिर बहुत ज़्यादा लोग जमा हो गए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो ट्रेंड है और ये लोग अप्रूव करेंगे और वो दाइश का मुकाबला करें। तो दाइश का मुकाबला किया और उन्होंने उसको शिकस्त दी। जब तो उनके बाद बहुत से उलमा जमा हुए पूरे इराक़ से और दुनिया भर के उनके नुमाइंदगान आए। तो उनके नुमाइंदे ने मुझसे कहा कि मैं उस मीटिंग में था और उन्होंने कहा आपको मुबारक हुआ, आपको फतह हुई, आप दाइश को शिकस्त दे दी इराक़ ने, और वो आपके फतवे के नतीजे में हुआ। तो उन्होंने उस वक्त फरमाया था कि भाई मा बाद दाइश असवा, यानी जो दाइश के बाद होने वाला है वो बदतर है। तो वो सारे नुमाइंदगान दूसरे को देख के चुप हो गए कि हम इसकी वजाहत हमने नहीं तलब की कि वो परेशान कुनंदा बात थी कि क्या होने वाला है। तो उनका इराक़ में भी सियासी सूरत हाल और उसके बाद के जो दुनिया भर में हालात होने वाले हैं, वो दाइश के बाद के हालात जो हैं वो बदतर होंगे और काफ़ी कुछ होगा। तो मैं उसकी तरफ से, आगा सिस्तानी ने फरमाया कि मैं उसकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ। तो उस वक्त लोग कहते थे कि हमें समझ में नहीं आ रहा था क्या कहना चाह रहे हैं, या क्या किस तरफ इशारा कर रहे हैं, या ये क्या देख रहे हैं जो हमें नज़र नहीं आ। तो इसी तरह से सूरत हाल बाज़ ऐसी होती हैं कि जो इन रूहानी शख्सियात जो चीज़ें ये जो ऑब्जर्व करते हैं हालात से, तो इंसान देखें हालात को स्टडी करना चाहिए, इकॉनमी को स्टडी करना चाहिए। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम की हदीस है कि अल-आलिमु बिज़मानिही ला तहजुम अलैहिल। आखिरी बात बिफोर वी गो टू द प्रेडिक्शंस फॉर 2025, तो ईरान कैसे कमोडिटीज़ को वेपनाइज करके अपने हक में इस्तेमाल कर सकता है, इस बारे में आपकी बात? देखिए, अभी कमोडिटीज़ का क्या होगा, जैसे मैं सिंपल सी मिसाल दूंगा आपको। ईवी यानी जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ रही हैं, अब 2025 में नॉर्वे ने पहले से सबसे पहले दुनिया के अंदर पेट्रोल और डीजल को ख़त्म करने का फैसला किया है। पूरी दुनिया में सबसे पहले वो ख़त्म करेंगे 2025 में। उनके बाद वो सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ही इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर स्वीडन है, डेनमार्क है, ये सब ममालिक आ रहे हैं। फिर बरतानिया ने 2040 का ऐलान किया। 2030 के बाद ये नई गाड़ियाँ कहते हैं पेट्रोल और डीजल नहीं लेंगे, 2040 तक इस्तेमाल कर सकते हैं। 2040 के बाद सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ होंगी। सब ममालिक ने ना, एक यूरोप अमेरिका में एक वो साल बता दिया कि इस साल से हम ये नहीं करेंगे। तो अब क्या किया कि इन्होंने साथ ही पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों का प्रोड्यूसर है, 100 से ज़्यादा कंपनियां, उनकी 100 से ज़्यादा कारें बनाने वाली कंपनियां हैं चाइना की। तो पहले सिर्फ एक यानी जैसे टेस्ला चल रही थी, उन्होंने उसके मुकाबले में बड़ी बड़ी बेहतरीन गाड़ियाँ बना दी हैं, प्राइस भी कम है और उसकी रेंज ज़्यादा है। तो इन्होंने क्या किया कि यूरोपियंस ने कहा कि नहीं, हम इनके ऊपर टैरिफ्स लगाएंगे, इनके ऊपर बहुत ऊंचे ऊंचे टैक्स लगेंगे, तो जाके ये जब बेचेंगे तो क्योंकि वो सस्ती दे रहे हैं तो हर आदमी के कपे में ये ले लूँगा। अब जैसे नॉर्वे स्वीडन के अंदर ऑलरेडी लोग गाड़ी नहीं ले रहे, वो सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ही ले रहे हैं। तो वो कह रहे हैं मौलाना, यहाँ पे तो पूरी मार्केट जो है वो चाइना खा गया। टेस्ला को 10,000 यूरो अपनी कारों पे कम करना पड़ा मार्केट से कम्पीट करने के लिए। फी कार उनको 10,000 यूरो, $10,000 नहीं, यानी $12,000 के करीब उन्हें कीमत कम करनी पड़ी कम्पीट करने के लिए चाइनीज़ मार्केट से। तो वो कह रहे हैं नहीं, हम उनके टैरिफ इतने ज़्यादा लगा देंगे कि इनको ये जितने की गाड़ी बेचेंगे, मिसाल के तौर पे अगर वो 20,000 की गाड़ी बेचते हैं, 25 की बेचना चाहते हैं, तो हम 5-10,000 उसके ऊपर टैक्स लगा देंगे ताकि वो 35 से कम बेच ही ना सके गाड़ी, ताकि फिर हम कम्पीट कर सकें। तो अभी पिछले हफ्ते की खबर ये है, BBC वर्ल्ड पे मैं सुन रहा था कि वो चाइना ने कहा, अभी वो लोग कह रहे थे कि भी चाइना ने क्या किया कि वो ब्रांडी पे, क्योंकि चाइना दुनिया से थोड़ी आती सबसे शराब वहाँ पे यूरोप के बाद पी जाती है, तो उन्होंने क्या किया कि उनका जी हमने इस पे लगा दिया आपके टैरिफ।